हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मॉल। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, नरेशन। जैसा कि पिछली वीडियो के पहले बच्चों ने बार बार कमेंट किया था, सर नरेशन पढ़ाइए, नरेशन को बताइए। तो मैंने आपको बताया था नरेशन को जानने के लिए दो चीजें बहुत ही मस्ट है जानना। क्या? एक टेंस, दूसरा वॉइस। पहला टेंस, दूसरा वॉइस। तो मैंने टेंस और वॉइस के वीडियो व्यवस्थित क्रम वाइज एक एक करके आपको बाल जूनियर क्लासेस चैनल पे डाल दिया है, आप उसको देख लेंगे। और जिसको टेंस समझ में आ गया, टेंस में क्या समझना है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। टेंस में हर टेंस की सहायक क्रिया और इसमें क्रिया के कौन से फॉर्म लगते हैं, और क्रिया मतलब कि ये हिंदी वाक्य के अंत में उसकी पहचान किस प्रकार से आती है, ये चीजें जान लेंगे। तीन चीजें केवल हर टेंस में, तो नरेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और नरेशन केवल एक दिन में नहीं बताया जा सकता है गाइस, तो मैं आपको आज उसका स्टार्टिंग करता हूं। क्या क्या है आपको नरेशन जानने के लिए याद करना पड़ेगा, तो वीडियो को स्किप करके आप उसको नोट करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी चीजें आप आसानी से जान लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नरेशन क्या है। तो हेडिंग डालते हैं नरेशन। आइए सबसे पहले हम जानेंगे नरेशन क्या है। नरेशन, नरेशन मीन्स होता है कथन। कथन, कथन का मतलब कहने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका। तो किसी भी बात को व्यक्त करने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, वही नरेशन कहलाता है। तो नरेशन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले जान लेंगे नरेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दोनों का नाम जान लेंगे। नंबर वन, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन। नंबर दो, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कथन। और इसका होगा अप्रत्यक्ष कथन। तो गाइस इसको ध्यान से समझ लेंगे। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन कोई पूछता है कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। है क्या नरेशन? मतलब किसी भी बात को, किसी भी कथन को व्यक्त करने का तरीका ही कथन कहलाता है। और वो बात को व्यक्त करने का तरीका दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष ढंग से और एक अप्रत्यक्ष ढंग से। तो डायरेक्ट नरेशन को आप समझ लेंगे क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन समझ लेंगे, जब वक्ता किसी बात को सीधे तौर पे कह देता है उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मतलब स्पीकर जो है, वक्ता जो है, कहने वाला जो है, किसी बात को सीधे तौर पे कह देता है तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे डायरेक्ट नरेशन में है, जैसे राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर ए गुड मैन। राम सेट दैट, राम सेट सॉरी, यू आर ए गुड मैन। तो साधारण सी बात कह दी गई कि राम ने कहा तुम एक अच्छे आदमी हो। इसको मैंने डायरेक्ट में कहा है। किस में कहा है? डायरेक्ट में। आप देखेंगे इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट जब किसी कथन को या सारांश को लेकर उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए, किसी कथन या सारांश को लेकर उसको अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए तो उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। किसी कथन या सारांश को लेकर उसको अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो इतना ध्यान से समझ लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। अब आ जाइए, जो आपको लॉजिक एक एक करके समझना है, ध्यान से उसको समझेंगे। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। गाइस कोई पूछता है डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, तो आप बताएंगे डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन सा है? एक कामा इन्वर्टेड कामा के पहले पड़ता है, एक कामा इन्वर्टेड कामा के बाद। ये कामा है और ये इन्वर्टेड कामा है। ये इन्वर्टेड कामा में लिखे जाते हैं, ये कामा है, कामा इन्वर्टेड कामा। कामा इन्वर्टेड कामा के पहले का भाग, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद का भाग। तो उसको पहले का भाग, बाद का भाग ऐसा ना बोलकर इसका अपना नाम है। इसका क्या नाम है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच।
गाइस अगर इस पे थोड़ा सा आप केयरफुल होंगे और ध्यान से समझेंगे तो मैं 95% गारंटी लेता हूं कि आपका नरेशन कहीं से नहीं भूलेगा। एकदम बेसिक लेवल से लेकर सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो नरेशन भविष्य में आप कभी भूलेंगे नहीं। ये है डायरेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्क और ये रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग, रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टेड स्पीच। तो कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला भाग जो होता है और रिपोर्टिंग वर्ब है, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद वाला भाग जो है और रिपोर्टेड स्पीच है। अभी जो नियम लिखाएंगे, हम नियम बताएंगे आपको, उसमें मैं रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कह के लिखाऊंगा, ना कि कामा इन्वर्टेड कामा के पहले कामा इन्वर्टेड कामा के बाद, ऐसा कह के नहीं लिखाऊंगा, बल्कि ऐसा कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। यदि नियम में मैं रिपोर्टिंग वर्ब बोल रहा हूं तो आप समझ जाएंगे किसकी चर्चा हो रही है, यदि रिपोर्टेड स्पीच बोला जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि इसकी चर्चा हो रही है। तो ये है आपके डायरेक्ट नरेशन के दो अलग अलग भाग। आइए इसको जानने के लिए कुछ और भी बेसिक चीजें हैं जिसको आपको इसका इनडायरेक्ट बनाने से पहले जानना पड़ेगा। वो क्या है, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा केस, केस इसके पहले केस बताया गया था। केस मीन्स होता है कारक, केस मीन्स हिंदी में कारक। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, एक है सब्जेक्टिव केस, केस में पढ़ा गया सब्जेक्टिव केस, जान लेंगे गाइस सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव कहते हैं, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव एक ही केस है। और एक है ऑब्जेक्टिव, और दूसरा आपका तीसरा पड़ेगा पॉसेसिव। यहां मैं लिखता हूं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव, ये देख लेंगे, तीन केस हैं ये। सब्जेक्टिव मतलब जैसे आई है तो उसका ऑब्जेक्ट है मी, उसका पॉसेसिव है माई। ये मैंने आपको वॉइस पढ़ाते समय बताया था, ये ग्राफ भी बनाया था। आई का मी ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव माई, ही का हिम, ही का हिम और इसका पॉसेसिव हिज, दे का देम और पॉसेसिव देयर, सी का हर, पॉसेसिव हर, मतलब ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव दोनों हर होता है। उसी प्रकार से यू का यू और योर, ये मैंने आपको बताया था, ये आप नोट कर लेंगे, इसको समझ जाएंगे। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, सभी प्रोनाउंस के अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, अपना एक पॉसेसिव होता है। तो ये सब मैं दो आपको उदाहरण के लिए बताया, बाकी जितने भी हैं मैंने पिछले वीडियो में डाला है इसको, तो आप उसमें देख लेंगे। चलिए ये हो गया, ये आपको हमेशा जुबान पे याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज जो है, सबसे प्रमुख बात यह है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, ये तो आपका साधारण लॉजिक है। इसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट होता है और उसका एक पॉसेसिव केस होता है, ये आप हमेशा जानते रहेंगे। चलिए अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो हम बनाएंगे उसके नियम क्या है, मतलब डायरेक्ट नरेशन को मैं कैसे इनडायरेक्ट में बनाऊंगा, तो आइए उसको देख लेते हैं। नियम, नियम को समझ लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। चलो मैं इधर लिखता हूं, आप इसको समझते जाएंगे और डेली इतना आप तैयार करते जाएंगे और वीडियो देखते रहेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहां मैंने लिख दिया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाने के नियम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, माने हम किसी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी वहां से मैं आपको चार नियम लिखाऊंगा साधारण वाक्यों के लिए, ये चार नियम याद कर लेंगे। ये चार नियम पूरा असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ साथ और जो है कई जगह आपके लिए हेल्पफुल होगा, थोड़ा थोड़ा सब में चेंजिंग होगा लेकिन वो वाला हमेशा कॉमन चलेगा। जैसे आपने पैसिव वॉइस पढ़ते समय थर्ड फॉर्म याद कर लिया तो सारे में थर्ड फॉर्म ही लगा, बाई को समझ गया, बाई भी सब जगह लगाया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे। ऐसे ही कुछ ऐसे भी नियम है जो हमेशा आप सब में लगेंगे। तो आइए पहला नियम समझते हैं। पहला नियम, नियम नंबर एक, जब मैं हिंदी में सब लिखाता हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब आ गया गाइस, वही अभी मैं आपको बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो
प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ लेंगे पहला नियम। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाले वाक्य की चर्चा हो रही है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस आया है वही रहेगा। ये देखो कह रहे हैं नियम, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, टेंस की बात हो रही है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो टेंस ऊपर है वही टेंस नीचे भी होगा, लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा। पहला नियम। फिर नियम नंबर 2 देख लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हैं। ये साधारण से जान लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा जो अभी लगा था डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में, जो डायरेक्ट नरेशन में मैंने लिखा था राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद फिर आगे लिखा था। तो कामा इन्वर्टेड कामा जब इनडायरेक्ट आप बनाने लगेंगे, इनडायरेक्ट बनाने के नियम है, तो दूसरा नियम कहता है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के वहां क्या लगा देंगे? दैट, वहां दैट लिख देंगे। फिर तीसरा यदि, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ टेंस भी थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम है, टेंस भी पास्ट में हो जाएगा। देख सकते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ टेंस भी पास्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो जान लेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ध्यान से समझेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला भाग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट आया है, पास्ट का मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, तो उसको मैं पास्ट इंडेफिनिट बनाऊंगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आया है तो पास्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। कैसे देख सकते हैं, यहां मैं एक उदाहरण आपको दिखा देता हूं। यहां है दे सेड, इन्वर्टेड कामा में ही इज ए गुड बॉय। उदाहरण के लिए समझ लेंगे, दे सेड ही इज ए गुड बॉय। अब देखेंगे, कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड लगा है पास्ट में है, जब ये पास्ट में होगा तो ये टेंस भी पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट कैसे होगा मैंने क्या बताया, अगर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो उसको मैं पास्ट इंडेफिनिट बना दूंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बना दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट आया है तो पास्ट परफेक्ट में बना दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं।
ये है इसका नियम। अब जो टेंस मैं आपको चेंजिंग करने के लिए बता रहा हूं, ये आपके लिए आसान तब होगा जब आप सभी टेंस की सहायक क्रियाओं को जानते होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव डू नॉट डज नॉट के साथ लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव डिड नॉट के साथ बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट यस या यस के साथ बना है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया के सेकंड फॉर्म के साथ बनेगा साधारण वाक्य। पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगा है तो स्वाभाविक है कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेब लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगा है तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा, हैड सहायक क्रिया आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन है तो उसमें हैड बीन हो जाएगा। सहायक क्रियाओं को चेंज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आज के लिए इतना ही केवल स्टार्टिंग डेज है, और दूसरी चीज मार्कर भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं कल के वीडियो में ये व्यवस्थित सब बना के सब अच्छे से व्यवस्थित भी रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। लेकिन इसके पहले जितना मैंने आपको बताया ये वाला नियम आप देख लेंगे, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, और ये तीनों नियम आप ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे कि मैंने आपको क्या बताया क्या करने के लिए। कल की वीडियो बहुत ही धुआंधार रहेगा। कल इसके नियम को एक और नियम को लिखाने के बाद बहुत सारा उदाहरण बताऊंगा, उसी उदाहरण से आप सब कुछ समझ जाएंगे, बहुत ही आसान रहेगा समझने में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कल। आज केवल स्टार्टिंग डेज है, इसको इतना समझ लेंगे, कल मैं इसका पूरा वीडियो लेके आऊंगा, और कल ही समाप्त नहीं होगा, ये 2-3 दिन चलेंगे, लेकिन डेली वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।